क्या मैं वो लाखों रुपए कमा पाया? मैं मरते मरते कैसे बचा? फिर मुझे जख्मी पैर के साथ तीसरी मंजिल से क्यों कूदना पड़ा? भूखा प्यासा किडनैप करके किसी रूम में बंद करके क्यों रखा गया? आखिर मुझे जेल क्यों जाना पड़ा? अलाइन होता है, सब चीज पहले से डिसाइड होती है कि फिर मैंने इसे छोड़ क्यों नहीं दिया? मैंने कितने लोगों की लाइफ को बर्बाद किया, कितने लोगों के गहने बिकवाए। आधी मरी हुई कंडीशन के अंदर जब घर लाया गया, मेरी वो कंडीशन कैसे हुई? तो ये कहानी उन सब के लिए है जिन्होंने कभी ना कभी नेटवर्किंग मार्केटिंग एमएलएम को किया था, या वो करने वाले हैं, या उनका कोई दोस्त या उनका कोई भाई एमएलएम नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर जा चुका है। मैंने 2 साल इस इंडस्ट्री को दिए, लेकिन आज भी 5 साल बाद मैं इस हादसे से उबर नहीं पाया। मेंटली और फिजिकली मैं बहुत ज्यादा नुकसान के अंदर चला गया। अगर आप इसको कर रहे हो, करना चाहते हो, आप कर सकते हो, लेकिन इस छोटी सी वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां बताने वाला हूं जो मेरे साथ बीती है। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको फोटोज वीडियोस भी पूरी साथ में चलने वाली है, जिसके थ्रू आप जान पाओगे कि मेरी 2 साल की जर्नी कैसी थी। कहानी शुरू होती है 12th पास होने के बाद। जब मैंने कॉलेज के अंदर गया, वहां पैसे लगे, तो मैंने मार्केट के अंदर काम किया 2000 रुपये पर महीना। हर चीज को करने के बाद जब मैं थक हार के घर पे बैठा था, तो एक दिन नेटवर्किंग मार्केटिंग एमएलएम ने मेरा घर खोज लिया, मेरा रास्ता खोज लिया, और वो मुझ तक पहुंच ही गई। मेरी जिंदगी का पहला ऐसा मौका था जब मैं किसी बड़े शहर की ओर पहली बार जा रहा था। शहर की लाइटों ने, शहर की सुंदरता ने मेरी आंखों को चकाचौंध कर दिया, और मैं वहां पर जाकर उन लाइट्स, उन बिल्डिंग्स को देखकर इतना ज्यादा खुश हो रहा था कि मैं यहाँ काम करने वाला हूँ, मेरी लाइफ बदलने वाली है, मैं मेरी पूरी फैमिली की लाइफ को बदलने वाला हूँ। हम लोग वहां पहुंचते हैं, मेरी ट्रेनिंग चलती है। वहां पर एक बहुत ही प्रोफेशनल बंदा ट्रेनिंग दे रहा था। अब कंडीशन आती है, सबको पता है कि एमएलएम के अंदर पहले पैसे देने पड़ते हैं, 10,000, 20,000, 50,000। मेरे पास सिर्फ 1,000-1,500 रुपए के अलावा कुछ भी नहीं था, जो मैं सिर्फ साथ लेकर आया था। जब मैं ये चीज मेरी फैमिली के साथ डिस्कस करता हूँ, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, खुश भी हो रही होती है, लेकिन उनके मन के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि ये पैसे क्यों लग रहे हैं। आखिरकार मेरी फैमिली एग्री होती है, वो कहीं से कुछ छोटे पैसे पकड़ कर लेके आती है, और मुझे बहुत छोटे लेवल पर उस कंपनी को ज्वाइन करवा देती है। अब मेरा मेन फोकस ये था कि जो पैसे घर वालों ने लगाए हैं, जो फैमिली ने लगाए हैं, उनको मैं कैसे भी पूरा कर पाऊं। लेकिन मैं गलत था। मैंने एमएलएम को स्टार्ट किया, मेरा पहला महीना बीता, मैंने लोगों को इनवाइट करना शुरू किया, लोगों को ज्वाइन करवाना शुरू किया, उनके घर से पैसे मंगवाने शुरू किए। किसी के मैंने गहने बिकवाए, किसी के मैंने बाइक बिकवाई, किसी के घर पे कोई भी चीज बिकवा कर मैंने लोगों को ज्वाइन करवाया। मेरे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीतते गए, 6 महीनों तक भी मुझे कोई भी पैसा नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ऊपर के लोग पैसे खा जाते हैं, ना ही किसी टीम के मेंबर को प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पैसे की बार्गेनिंग होती है, पैसे की लैंडिंग होती है। लेकिन 6 महीने, 8 महीने के बाद मैं खुद एक ऐसे लेवल पर था, मैं उन खुद लोगों के साथ मिल चुका था जो लोग हमें ट्रेनिंग देते थे। धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ में आने लगा था कि जो इंटरव्यू होता है वो एक प्लान होता है, जो ट्रेनिंग होती है वो एक प्लान होता है। सब चीज पहले से डिसाइड होती है कि मुझे पास ही होना है। और मैं, लेकिन अभी मैं मेरी जर्नी के हाफ के अंदर आ चुका था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी पीछे हटना बिल्कुल सही नहीं होगा, अभी मुझे आगे ही चलना चाहिए। थोड़ा सा आगे चलूंगा तो शायद मैं जीत जाऊंगा, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, मेरे 9 मंथ कंप्लीट हुए, 10th मंथ कंप्लीट हुए, 1 साल कंप्लीट हुआ, 1.5 साल कंप्लीट हुआ। मैंने एक अच्छी खासी टीम को भी बिल्ड किया, लेकिन उसका सारा प्रॉफिट मेरे ऊपर के लोगों को जाता था, क्योंकि उन लोगों ने मेरे रैंक को ऊपर करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। यहाँ से शुरू होती है मेरी लाइफ की असली प्रॉब्लम्स, जब मैं पूरे तरीके से मेंटल तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, क्योंकि पैसा कहीं से आ नहीं रहा था। टीम से पैसे खाने पड़ते थे, जो लोग नए ज्वाइन करने आते थे उनसे पैसे खाने पड़ते थे, उन सब पैसों को खाकर ही मुझे टीम का पेट भरना पड़ता था। एक ऐसा इंसान जो ये सोचकर आया था कि आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर ये शहर, ये दुनिया मेरी जिंदगी बदल देगी, वहां पर सब कुछ उल्टा होने लगा था, सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मानो अब मैं हार चुका हूँ और यहाँ से जीतना बहुत मुश्किल है। लगभग 1.5 साल के बाद घर पर आने की कोशिश करता हूँ कि मैं घर पर जाऊंगा, काफी लोगों को और को इनवाइट करूंगा, फिर से बिजनेस के अंदर जाऊंगा। ये डिसीजन मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। मैं घर आया, मैं कुछ 1 महीने तक घर पे रहा, अपनी फैमिलीज के अंदर रहा, रिलेटिव के घर पे रहा। मैंने काफी लोगों को इनवाइट किया, काफी सारे कॉन्टेक्ट्स बनाए, लेकिन जब मैं वापस पहुंचा तो वहां के जो लोग थे उन्होंने मेरी पूरी टीम को हड़प लिया था। पूरी टीम क्लैप हो चुकी थी, पूरी की पूरी टीम टूट चुकी थी। कोई घर पे था, कोई कहीं था। जिन 70 लोगों को, 100 लोगों को मैं वहां पर छोड़ कर आया था,
उनके अंदर से सिर्फ 3 या 4 लोग गिने चुने बचे थे। मेरी 1.5 साल की मेहनत 1 महीने के अंदर पानी पानी हो गई थी। उस मोड़ पर जाकर मेरी लाइफ का वो फेज स्टार्ट होता है जहां पर मैं खुद गलत कामों में पड़ जाता हूँ। मैं ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने लग जाता हूँ जो उस काम से लिंक ही नहीं रखते थे। मेरी खुद की पूरी लाइफ मैं उनके हाथ में सौंप देता हूँ, क्योंकि मुझे वहां पर वो चीजें मिल रही थी जो शायद एक बच्चे को अगर मिल जाती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता। गलत चीजों के इन्वॉल्व होने के कारण मेरी पूरी जो जर्नी थी, जहां पे मैं पहुंचना चाहता था, वहां से मेरा ध्यान भटक चुका था। मेरे पास पैसा तो था, पीछे प्रोटेक्शन तो थी, मेरे साथ इतने सारे लोग तो खड़े थे, लेकिन जो मैं करना चाहता था वहां से मैं हट चुका था। काफी टाइम उन लोगों के साथ रहने के बाद जब मैंने ये चीज नोट की कि मेरा बिजनेस क्लैप हो रहा है, मैं वापस से बिजनेस के अंदर रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ, तो वहां से मैं निकल नहीं पा रहा था। वहां पर मेरे ऊपर के सीनियर मुझे एक टाइम एक बात बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अगर तुम्हें बहुत जल्दी ग्रो करना है तो तुम किसी और कंपनी के अंदर जाओ और वहां कंपनी के अंदर जाकर 1 या 2 महीना रहो, उन लोगों के साथ अटैचमेंट बनाओ, उन लोगों के साथ बातचीत करो और उन्हें बिलीव दिलवाओ कि तुम उनकी कंपनी के अंदर काम करने के लिए आए हो। मुझे ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी, आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं जाता हूँ लुधियाना। वो मेरी लाइफ का ऐसा फेज था जहां पर मैं अकेला लुधियाना गया। वहां पर जाकर मैंने 1 या 1.5 महीना ऐसे लोगों के साथ बिताया जिनके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी, क्योंकि कन्वर्सेशन मेरी बहुत अच्छी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी। तो मैंने लोगों के साथ 1 महीने के अंदर ही वहां पे अच्छा कनेक्ट बना लिया था। मेरे साथ 100 लोग डेली उठते बैठते थे। धीरे धीरे मैं वहां पर वो काम करने लग गया जिस काम के लिए आखिरकार मैं वहां पर आया था। मैंने लोगों को मेरी कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बताया, उनकी कंपनी के बारे में नेगेटिव करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग मेरे साथ जुड़ना भी शुरू हो गए थे। उनके साथ मेरी रोज बातचीत होती थी, रोज उनके साथ मैं बात। फाइनली कुछ टाइम बीतने के बाद मैंने एक लड़का और एक लड़की को इनवाइट किया। वो मेरे साथ आए, मैं उनको अपनी कंपनी के अंदर लेके गया। वहां पर मेरे साथ वो कुछ दिन रहे, हम लोगों ने बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश की। लेकिन धीरे धीरे मेरे ऊपर के जो लोग थे वो बोलने लगे कि तुमने 2 लोगों को अच्छे तरीके से इनवाइट कर लिया है, तुम और भी लोगों को इनवाइट कर सकते हो। मैंने वहां कुछ लोगों के साथ बात की और मैं लुधियाना जाने के लिए तैयार हुआ। इस बार जब मैं लुधियाना पहुंचा और जब मैंने वहां पर जाकर उन लोगों को कॉल किया तो वो मेरे सामने आते हैं और जैसे ही वो मुझे मिलने वाले होते हैं, अचानक से उनके जो सीनियर थे, जो उनके बड़े लोग थे, वो भी पीछे से आ जाते हैं। तब मुझे पता लग चुका था कि मैं फंस चुका हूँ। वो आते हैं, आकर मेरे साथ हाथापाई करते हैं, मुझे अपने साथ बिठाते हैं और अपनी जगह पर लेके चले आते हैं। रूम में ले जाकर वो फिर से मेरे साथ मारपीट करते हैं, मुझे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन वहां पर मैं गलत था, वहां पर मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। इतनी सारी मेंटल चीजों के गुजरने के बाद और इतने सारे बिजनेस को टूटते देखने के बाद जो डिसीजंस मैंने लिए वो सच में गलत थे। इन 4 दिनों के अंदर उन्होंने मुझे ना तो खाना दिया और मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया। 4 दिन के बाद एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो अपने रूम से बाहर निकलते हैं और मुझे कमरे के अंदर बंद करके चले जाते हैं। उस दिन मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और मैंने कोशिश की कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए। तो मैं उस कमरे से बाहर निकला, मैंने सब जगह पे चेक किया, वो लोग बाहर से ताला मार के जा चुके थे, लेकिन ऊपर जाने की जो सीढ़ियां थी वो खुली हुई थी। तो मैं ऊपर पहुंचता हूँ, ऊपर जाकर छत के ऊपर देखता हूँ तो वो तीसरी मंजिल थी और वहां से नीचे जाना मुश्किल था। लेकिन मैं शाम होने का इंतजार करता हूँ और मेरे मन में यही था कि यहाँ पर सड़ने से और मरने से अच्छा है कि मैं यहाँ से छलांग लगा दूं और यहाँ से भाग निकलूं। जैसे ही शाम होती है, सर्दियों का टाइम था, मैं वहां से कूद जाता हूँ अपना बैग लेकर, अपने छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स लेकर। जैसे मैं नीचे कूदता हूँ मेरा पूरा पैर फ्रैक्चर हो जाता है। पहले भी मेरे पैर के अंदर चोट लगी हुई थी, पूरा पैर लहूलुहान हो चुका था। मैं वहां से दौड़ना स्टार्ट करता हूँ। ठीक 8 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन था। मेरी जेब में कोई भी पैसा नहीं था, मेरे पास मेरे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे, सिर्फ एक पैर जो कि पूरा लहूलुहान हो चुका था, एक छोटा सा बैग और मैंने पूरे शरीर के ऊपर एक कंबल लपेटा हुआ था ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। ठीक कुछ टाइम बाद मैं लुधियाना के रेलवे स्टेशन के ऊपर पहुंचता हूँ। वहां पर जाकर किसी से मांगकर अपने लोगों को फोन करता हूँ, अपनी कंपनी के लोगों को फोन करता हूँ और जो हादसा मेरे साथ हुआ उसके बारे में उन्हें बताता हूँ। तो वो मुझे एक बात बोलते हैं कि तुम एक बार यहाँ पर आ जाओ, उसके बाद हम बैठकर डिस्कस करते हैं। मैं वहां से रेलवे स्टेशन पर जाकर
बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ तो गया। अगले दिन सुबह शायद 5 बजे हुए थे जब मैं सो रहा था ट्रेन के अंदर, और टीटी आया था और उनसे टिकट मांगता है। जब मैंने उसे टिकट देने से मना कर दिया और अपनी कंडीशन बताने की कोशिश की, तो मैं उल्टा और फंस जाता हूँ और उसे लगता है कि ये कहीं गलत जगह से आया है और इस खून से भरा पड़ा है, तो शायद उन्होंने मुझे गलत समझ लिया और वो मुझे नीचे उतार कर साइड में ले गए। उन्होंने मुझसे पूछताछ की, बातें पूछी, डॉक्यूमेंट्स मांगे जो कि मेरे पास पूरे नहीं थे, फैमिली से बात करवाने की कोशिश की तो मैंने मना कर दिया। तो हर चीज के अंदर मैं गलत साबित हो रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझे रेलवे स्टेशन उतार दिया और पुलिस वालों के हवाले कर दिया। पुलिस ने बात की, उन्होंने जेल के अंदर रखा, उनको मैंने पूरी चीज समझाई। उसके बाद जो मेरे कंपनी के लोग थे उन्होंने पुलिस से बात की, थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन हुई, उनको पैसे भेजे। उसके बाद मेरे को वहां से छोड़ा गया और फिर मैं पहुंचा बीकानेर शाम के टाइम और मुझे वहां से पिक किया गया। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैं हार नहीं मानना चाहता था। मेरा माइंड अब भी यह कह रहा था कि मैं आखिरी मोमेंट तक भी जीत सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने फिर से टीम को बिल्ड करना स्टार्ट किया, टीम को बनाना स्टार्ट किया। नॉलेज मेरे पास था, एक्सपीरियंस मेरे पास था, लेकिन तब इंसान क्या ही करे जब कंपनी खुद घोटाला करते हो या ऊपर के लोग खुद घोटाला करते हो और किसी भी टीम के मेंबर को ना ही प्रोडक्ट दिया जाता हो, उनकी अमाउंट 50,000, 1,00,000, 20,000 सारी की सारी वो बैठकर खा जाते हैं। सेम मेरे साथ भी यही चीज होती रही, मेरी टीम के साथ भी यही चीज होती रही। काफी टाइम बीतने के बाद मैं वहां पर बीमार हो चुका था, मेंटली प्रेशर के अंदर आ चुका था, फिजिकली बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। और एक ऐसा रूम था जो कि जमीन के अंदर था, तो मैंने इस रूम के अंदर रहना स्टार्ट कर दिया, ऑफिस जाना बंद कर दिया। और तकरीबन 1 महीने तक वहां पर रहने के बाद, 1 महीने ऑफिस से बंद रहने के बाद किसी ने मुझे नहीं संभाला, कोई मुझे संभालने नहीं आया, किसी ने मेरी हालत को भी नहीं देखा। उस लेवल पर मैं इतना ज्यादा बीमार हो चुका था कि मैं उठकर खुद पानी भी नहीं पी सकता था। तो हम लोग बाइक लेते हैं, हम लोग बीकानेर पीबीएम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर जब लाइंस के अंदर लगना होता है तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां खड़ा होकर 1 घंटे तक लाइन में लग सकूं, लेकिन कैसे भी करके मैं उस लाइन के अंदर खड़ा रहा। मैंने अपनी स्लिप कटवाई, डॉक्टर से मिला, उन्होंने बोला कि तुम्हें एडमिट करने की जरूरत है, लेकिन थोड़ा जिद्दी था, हार मानना नहीं चाहता था, एडमिट होना नहीं चाहता था। वहां से सिर्फ कुछ दवाइयां लेकर मैं वापस अपनी कंपनी की ओर लौट गया और हम लोग वापस रूम के अंदर आ गए। लेकिन उन दवाइयों से भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। आखिर के अंदर वो फेज आ ही गया जहां पर बिल्कुल मेरी मरने की कंडीशन थी, जहां पर मुझे खुद पता लग गया था कि अब शायद मैं सब कुछ खो चुका हूं और अब इसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन जो मेरे ऊपर के लोग थे वो भी इस बात को समझ पाए थे कि अब ये नहीं बचेगा और सारा का सारा क्रेडिट उन लोगों को जाएगा और वो फंस भी सकते हैं। तो उन लोगों ने मुझे घर पर जाने के लिए अप्रोच किया, घर पर जाने के लिए समझाया और इस चीज के बारे में बोला कि तुम जब वापस लौटोगे तो तुम्हारी टीम यहीं पे रहेगी, तुम्हारा काम यहीं पे रहेगा और तुम वापस से आके रीबिल्ड भी कर सकते हो। हम लोग तैयार हुए, हमने घर जाने की तैयारी की, मैंने मेरे कपड़े पैक किए। एक ऐसा बच्चा जिसने एक ऐसे सपने सजाए हो कि जब वो घर पे जाएगा तो बहुत सारे पैसे लेकर जाएगा, बहुत सक्सेस होगा, आज वो बिल्कुल खाली हाथ वापस लौट रहा है, वो भी एक ऐसे शरीर के साथ जो पता नहीं कब तक जिंदा रह सके। हम लोग रात से बीकानेर से निकलते हैं और मॉर्निंग तक हम लोग हमारे शहर पहुंच जाते हैं। उसके बाद मुझे घर लाया जाता है, घर पे लाके मुझे एक चारपाई के ऊपर लेटाया गया और मुझसे थोड़ी बहुत बातचीत की गई। किसी ने मुझे ज्यादा ब्लेम तो नहीं किया, सब लोगों को पता था कि कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मेरी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि जो फोन का जो पावर बटन होता है साइड वाला, मैं उसको दबा के मेरा फोन भी ऑन नहीं कर पा रहा था। जब गांव के डॉक्टर से पूछा गया तो उन्होंने भी डायरेक्टली बोल दिया था कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तभी शायद ये बच पाए। तो मेरी फैमिली मुझे एक शहर के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करती है, डॉक्टर्स अपनी पूरी जान लगाते हैं। तकरीबन मैं वहाँ काफी दिनों तक एडमिट रहा और उसके अंदर मैं मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर था और मेरे को मेरी टीम की टेंशन हो रही थी, मेरे बिजनेस की टेंशन हो रही थी। लेकिन हर मिनट के अंदर एक नई बोतल, एक नया इंजेक्शन लग रहा था, बहुत सारी दवाइयां खानी पड़ रही थी, तो मैं इतना सोच भी नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा बहुत ठीक हुआ, मुझे हॉस्पिटल से जब छुट्टी मिली तो मुझे घर पे रेस्ट करने के लिए बोला गया और मुझे उसके बाद मेरे दादा और दादी ने संभाला और मैं काफी दिनों तक उनके पास रहा। उन्होंने
मेरी काफी ज्यादा केयर की। और उस मोमेंट पर जाकर जब मैं लाइफ के अंदर सब कुछ हार कर रेस्ट कर रहा होता था, मेरा फोन वगैरह सब छीन लिया गया था, कॉपी वगैरह मेरे डॉक्यूमेंट सब ले लिए गए थे, तो मैं सिर्फ यही सोचता रहता था कि मैंने क्या गलत किया, या मैं सच में कहीं गलत जगह पे ही पहुंच गया था, या मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई हो, या मेरे ऊपर के लोग गलत थे। धीरे धीरे जाकर मुझे चीजें समझ में आने लगी, क्योंकि जब तक वहां पर था तो वहां पर आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। जो मेरी कंपनी के लोग थे उन्होंने मेरी पूरी की पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया। और तब जाकर मुझे ये पता लगा कि अब मुझे वापस नहीं लौटना चाहिए, अब मुझे मेरे घर रहना चाहिए और एक काम को देखना चाहिए जहां से मैं मेरी लाइफ को शुरू कर सकूं एक नए मोड़ के साथ। ये थी मेरी 2 साल की पूरी नेटवर्किंग मार्केटिंग MLM की पूरी जर्नी, जहां पर लाखों कमाने के बजाय मैं सिर्फ 2 साल के अंदर 8,000 रुपए कमाए और मेरी पूरी मेंटली और फिजिकली स्ट्रेंथ को खो दिया, सोचने की क्षमता को खो दिया। मैं बस ये चाहता हूं कि मेरी इस जर्नी से लोग कुछ सीख पाएं, और जो लोग इसके अंदर हैं या जाने वाले हैं या उनका कोई दोस्त है तो उसे समझाएं, क्योंकि नेटवर्किंग मार्केटिंग MLM कंपनी जो होती है वो माइंड के ऊपर इतना ज्यादा असर करती है, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं होता, कोई भी टीम नहीं होती। उनका मेन पावर होता है बंदे का माइंड वॉश करना, उसके माइंड के अंदर कुछ नई चीजें डालना, जिसके बाद वो बंदा एक रोबोट की तरह काम करता है। होपफुली आपको ये जर्नी मेरी अच्छी लगी होगी, आप कुछ ना कुछ सीख पाए होगे। तो कोशिश करना, अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं उनसे दूरी बनाकर रखो। अगर आपका कोई फ्रेंड या दोस्त है उसको भी बोलो कि वो इस चीज से जितना जल्दी बाहर आ जाए वो उसके लिए बेटर होगा। इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा मुझे प्लीज कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।